नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CUET हिस्ट्री की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के अंत तक। क्या आपको पता है भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आप सोच रहे होंगे शायद वैदिक काल या फिर मौर्य काल तो नहीं, इसका सही जवाब है गुप्त काल। चलिए जानते हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग महान वैज्ञानिक खोजों का काल था, जो 320 से 550 ईस्वी तक चला। इस काल ने दुनिया को शून्य की अवधारणा तथा संख्या प्रणाली से रूबरू कराया, तो वहीं नई शल्य चिकित्सा पद्धति और टीकाकरण का भी ज्ञान कराया। यही नहीं, दुनिया को शतरंज जैसे खेल से परिचित कराने में मदद की। इतना ही नहीं, इस युग में राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, विज्ञान और संस्कृति का भी बेहतरीन विकास हुआ, जिसके कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। गुप्त काल की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में श्री गुप्त ने की थी तथा उनके पुत्र घटोत्कच लगभग 280 से 319 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी बने। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी तक उत्तराधिकारी बने, जो कि राजा घटोत्कच के पुत्र थे। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा हुआ, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके वैशाली को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने अयोध्या और कौशाम्बी के अन्य मगध क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अपने अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने राजगद्दी त्याग दी और अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। समुद्रगुप्त में एक आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान थे। राजा बनने के बाद उसने आक्रामक तरीके से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में मालवा तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता कहलाया। उसकी जीत को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। वह एक प्रसिद्ध कवि और संगीतकार भी था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, वास्तुकला तथा शिक्षा और विज्ञान का विकास हुआ, जो भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत इनके ही समकालीन थे। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली और साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उनका युद्ध था। पश्चिमी भारत की विजय के परिणाम स्वरूप साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गयीं और गुप्तों ने भड़ौच, सोपारा, कैम्बे और अन्य समुद्री बंदरगाहों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वहीं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लगे लौह स्तंभ शिलालेख में चंद्र नामक राजा के कारनामों का महिमा मंडन किया गया है, जबकि महरौली लौह स्तंभ अभिलेख के चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त का दरबार प्रसिद्ध विद्वानों से सुशोभित था, जिन्हें सामूहिक रूप से नवरत्न कहा जाता था। इस समय गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया था और जीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। उसने कूटनीति और विजय दोनों का उपयोग करके साम्राज्य का विस्तार किया। पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के बाद उसने पश्चिमी बंदरगाहों पर नियंत्रण कर लिया। इस जीत के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसके बेटे कुमारगुप्त ने विशाल साम्राज्य पर कुशलता पूर्वक शासन किया और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इनके बाद उनके बेटे स्कंदगुप्त ने शासन संभाला, जो एक महान विद्वान और कुशल शासक था। फिर भी उन्हें सिंहासन प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूण नामक मध्य एशियाई जनजाति ने भारतीय उपमहाद्वीप में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हूण एक क्रूर जनजाति थी जो रोमन साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार थी। इस बर्बर जनजाति ने गांधार पर कब्जा कर लिया और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। स्कंदगुप्त ने हुणों का डटकर मुकाबला किया और विजय प्राप्त की, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकार के कारण पारिवारिक विवाद पैदा हो गया, जिसका कभी समाधान नहीं हो सका और आंतरिक संघर्षों के कारण इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। अब सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ए वैदिक काल, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं।